बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलाम वालेकुम। गैर बलोच को आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 उसके तहत गिरफ़्तार कर लिया गया और ये गिरफ़्तारी ऐसे मौके के ऊपर हुई है जब पिछले तकरीबन एक माह के अंदर 4-5 सरकर्दा शख्सियात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बरी हुई अदालतों से, हामिद सईद काज़मी साहब समेत, जिनको सज़ा हो चुकी थी आज करप्शन केस में, और उज़ैर बलोच को भी एक केस के अंदर माफ़ी मिल गई। और उज़ैर बलोच पीपल अमन कमेटी के हवाले से और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के साथ मिल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनके जो ताल्लुकात थे पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के साथ, वो ढके छुपे नहीं हैं। वो वीडियोज़ की शक्ल में भी, तस्वीर की शक्ल में भी और मुख्तलिफ़ मीटिंग में भी कहीं नबील गबोल के शाना बशाना नज़र आएंगे और कहीं अदी फरियाल तालपुर साहिबा वो इनके साथ खड़ी नज़र आएंगी। तो ये मामला उनके साथ जुड़ा हुआ है, जिनको आर्मी ने गुज़श्ता रात जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया और गिरफ़्तारी भी एक दिन बाद अमल में आई है, कुलभूषण यादव की गिरफ़्तारी के बाद। ये दोनों का ताल्लुक कहीं ना कहीं जाके ईरान से जुड़ जाता है, चाबहार के इलाके से। प्रवीण स्वामी एक कॉलमिस्ट हैं और इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं। वो कहते हैं कि ये जो कुलभूषण यादव है ये नेवी का ऑफिसर था और रॉ से बार बार रब्ता कर रहा था कि मैं ये जो पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट है इस हवाले से या दीगर इलाकों में 3 इसने मुख्तलिफ तजावीज़ उनको दी कि रॉ के लिए मैं पाकिस्तान के अंदर ये काम करता हूँ। बकौल उनके रॉ ने क्लेम किया है, जो पाकिस्तान डेस्क का हुआ या जो भी डायरेक्टर था, इंचार्ज था, कि रॉ ने वो तजावीज़ रद्द कर दी। लेकिन ये इंडियन एक्सप्रेस और प्रवीण स्वामी कन्फर्म कर रहे हैं कि ये शख्स कुलभूषण यादव, जिसको बाज़ों के दिलों में इबाहम है कि वो कोई रॉ या इंडियन नेवी का है भी है या नहीं है, कोई ऐसी पकड़ के हमने किसी चिड़िया को फंसा दिया है, तो ये चिड़िया नहीं है, ये वाक़तन एक नेवी का ऑफिसर है और रॉ से ही मुंसलिक है। अब उसने क्या काम किया था, इंटेंट यही थी कि टेररिज्म है, किस हद तक गया, अगर सिक्योरिटी एजेंसीज ने उससे पहले पकड़ लिया तो बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन उज़ैर बलोच की पोलिटिकल इम्प्लिकेशन पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के अंदर एक सियासी जमात के साथ इसके तक और वो दावे, वो जो चीज़ें सामने आई GIT की शक्ल में, जिसमें जिन लोगों के इसने नाम लिए वो छपे हुए अखबारात के अंदर। हमने एक दफ़ा जिस ज़माने में उज़ैर बलोच की 2016 में गिरफ़्तारी हुई तो इनके घर भी गए और इनकी अहलिया और इनकी बेटी से इंटरव्यू भी लिया। उन्होंने भी नाम लिए पीपल्स पार्टी की बड़ी आला शख्सियात के कि ये लोग तो रोज़ हमारे घरों में आते थे। तो ये बड़ी मुश्किल पड़ने वाली है कुछ लोगों को। क्या होने वाला है ये अभी एग्जैक्टली कहना मुश्किल है। एक रीजनल डेवलपमेंट है, पाकिस्तान के अंदर की सियासी सूरत हाल है, राहील शरीफ का जाना है, सीरिया के अंदर स्ट्राइक्स है, उसके बाद से सूरत हाल बदल गई है। बयान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं, एक दिन कहते हैं राहील शरीफ को मत भेजो, एक दिन कहते हैं कि हाँ बड़ा अच्छा फ़ैसला है, तीसरे दिन कहते हैं नहीं पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ कुछ 6 दफ़ा 6 मुख्तलिफ बयान जारी कर चुके हैं। एक दिन कहते हैं कि हमने इजाज़त दे दी, दूसरे दिन कहते हैं नहीं दी, तीसरे दिन फिर कहते हैं NOC दे दिया, बड़ी खुशी से दिया, चौथे दिन फिर कहते हैं ना NOC उन्होंने मांगा ना हमने दिया। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें नज़र नहीं आ रही लेकिन सरफेस के नीचे वो पक रही हैं, किसी वक्त भी वो लावा जो है फट के सामने आ सकता है। और डेवलपमेंट्स आम नौयत की नहीं है, वो डेवलपमेंट्स की नौयत भी कुछ ऐसी है कि उसके असरात ना सिर्फ पाकिस्तानी सियासत के ऊपर और साथ ही साथ जो रीजनल सिचुएशन है उसके ऊपर भी मुरतब हो सकते हैं। उन्हीं में से एक पनामा का फ़ैसला भी है, जिसके ऊपर बहुत दिनों से ये र्यूमर्स थी कि वो 14 अप्रैल जो है, मिड ऑफ अप्रैल की र्यूमर थी। तो 14 अप्रैल मिड ऑफ अप्रैल हम बनाते हैं क्योंकि फ्राइडे बाद वीकेंड आ जाता है और रिज़र्व एक डिसीजन है 5 रुकनी बेंच का। और आम तौर पर तरीक़ाकार इसका ये होगा कि कोर्ट शाम में डालेगी या एक हफ़्ता पहले भी डाल सकती है, शाम में सप्लीमेंट्री भी डाल सकती है शेड्यूल में, और सुबह अदालत लगाएगी और अदालत के अंदर उस फैसले को सुनाएगी। और उसकी बहुत इम्प्लिकेशन है शरीफ फैमिली के लिए, न इमरान खान की सियासत के लिए, पाकिस्तानी सियासत के लिए। उसके ऊपर हम आज के प्रोग्राम में अब 2 हिस्सों में बांटेंगे। एक को ले जाएंगे उज़ैर बलोच और ये जो ईरानियन कनेक्शन है उस हवाले से, और दूसरे को ले जाएंगे उस जजमेंट के ऊपर जिसके ऊपर 48 डेज़ हमारा अभी न्यूज़ ब्यूरो इसके ऊपर काम कर रहा है।
48 डेज 48 दिन हो चुके हैं उसको रिजर्व किए हुए इस फैसले को। आज अभी जब मैं प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ, रिपोर्ट कंपाइल कर रहा है ब्यूरो, तफसील से आपको खबरों में 9 बजे होपफुली सुनवाएंगे भी। कितने दिन उन्होंने हेयरिंग पे लगाए, कितने दिन से रिजर्व है, और कब से मामला शुरू हुआ? जब ये इस्लामाबाद की तरफ ये अपना धरना लेकर इमरान खान आए थे, 1 नवंबर थी परहैप्स, तो एक लंबा अरसा है जिसके दरमियान में ये केस कहीं ना कहीं अटका हुआ है। अब उसका भी फैसले की घड़ी अब सर पे आन पहुंची है। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं और दोनों खबरों को डिस्कस करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ जो आज मेहमान हैं उनका आपसे तारुफ करवा दें। पहले जाहिद हुसैन साहब हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं, शर्मिला फारूकी हैं और ज़ईम कादरी हैं। जाहिद हुसैन साहब, आपसे स्टार्ट करता हूँ। ये फरमाइएगा कि रात को आर्मी एक्ट के तहत उज़ैर की गिरफ्तारी, उससे पहले 4 बड़े लीडरान की बर्रियत और 5वें उज़ैर बलोच थे। ये क्या हो क्या रहा है पाकिस्तान में, कुछ समझा दें हमें। मेरे ख्याल यहाँ पे अगर देखा जाए तो कानून की कोई हुक्मरानी नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, बात यह है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कानून है तो उसका इतलाक़ बराबर होना चाहिए और लोगों को नज़र भी आना चाहिए। किसी मुल्क में बड़ी बुरी चीज़ होती है कि आप पकड़ लें और उसको ज़ाहिर ना करें, चाहे कोई इतना बड़ा भी चोर हो, डाकू हो, कातिल हो, तो उसको जो है आप पकड़ लें, उसके बाद जो है उसको जो भी कानून के तहत जो है कार्रवाई करें। एक तो ये सूरत हाल बन के आती है। तो जैसे आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमें पता ही नहीं चलता है कब कोई रहा हो जाता है, कब कोई वो वाइट वॉश हो जाता है, कभी जो है वो क्यों वाइट वॉश हुआ। 4 लोग बरी हुए, 2 गायब हो गए, हाँ, तीसरा पहले रिहा हुआ, ये 5वां उज़ैर बलोच, और रात को आर्मी एक्ट में पकड़ लिया उन्होंने। इसका मतलब है कि सिविलियन नहीं एक्ट करेंगे तो फौज एक्ट करेगी। ये तो क्लियर मैसेज हो गया ना कि अगर आप सिविलियन नहीं एक्ट करेंगे तो फौज एक्ट करेगी। इसके असरात बहुत बुरे भी, बहुत बुरे असरात। इसके असरात ये होते हैं कि देखें, आपको फिर इससे मतलब मैं नहीं कह, उज़ैर का सबको पता है क्या है, यानी एक गैंग लीडर, सब कुछ जो है, यानी उससे सब वाकिफ़ हैं, उसके जो पास में यकीनी तौर पे बहुत सारे क्राइम्स हैं। लेकिन बात ये आती है कि जब इस तरह से होती हैं तो लोगों का एतमाद फिर उठ जाता है। फिर बात वह होता है कि क्रिमिनल्स भी हीरो बन जाते हैं। हमारे मुल्क में यही रहा है कि लोगों को जो है करप्शन में पकड़े जाते हैं रेड हैंडेड, करोड़ों रुपए घरों से बरामद होते हैं उनके, लेकिन बाद में वो लगता ही है कि सियासी तौर पे जो है वो सियासी तौर पे मुकदमात थे, तो उसके बाद मालूम होता है कि फिर वो हीरो बन जाते हैं। तो ये जो है मुल्क में ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। आरिफ अलवी साहब, आप फरमाइएगा, ये सियासत में ये जो डेवलपमेंट्स हैं पिछले 3-4 हफ्ते की, माइंड बॉगलिंग है। हमारा तो पहले ख्याल ये था कि जरदारी साहब की कोई पिंडी वालों से मुलाकात हुई है, जिसके नतीजे में एक एक करके उनके बंदे सारे छूट गए। उज़ैर बलोच भी छूट गया, रात को उन्होंने आर्मी एक्ट के तहत उसको पकड़ लिया। तो क्लियर मैसेज था कि अगर आप सिविलियन छोड़ेंगे तो फौज पकड़ लेगी। 2 बंदे भी उनके साथी गायब हैं। पहले 4 छूटे हैं, शर्जील है, डॉक्टर आसिम की रिहाई हुई है, अयान को जाने की इजाज़त मिली है, हामिद सईद काज़मी 16 साल की कैद से छूट गए हैं, बाइज्जत बरी। तो ये क्या है, कुछ समझ में आती है सियासी साइंस? भाई साहब, ये समझ में मुझे बड़ी अच्छी तरह से आती है, क्योंकि ये देखिए ना, यहाँ पर बहुत बड़ा फेलियर है सिविलियन गवर्नमेंट का। सिर्फ फेलियर नहीं है, ये मुकमुका के एतबार से जिस तरह से ये हैंडल कर रहे हैं इन सारे मुकदमात को, ये बड़ी परेशानी की बात है। क्यों? अब आप ये देखिए कि किसी चीज़ की आप पैरवी ना करें, प्रोसिक्यूशन जाए वहां पर कहे कि मुझे एतराज़ नहीं है। मुशर्रफ साहब के जाने के एतबार से भी जो खेल खेला गया था वो आपको याद है ना, कि कोर्ट ने कहा भाई तुम इसको किसी और चीज़ में गिरफ्तार कर सकते हो, मगर इन्होंने जाने दिया। उसी एतबार से आप ये देखिए कि आसिम हुसैन के केस में भी प्रोसिक्यूटर ने उसको पुश नहीं किया, शर्जील इनाम मेमन के केस में भी प्रोसिक्यूटर ने पुश नहीं किया, लिहाजा जज ने बेल दे दी। वो इस्लामाबाद से बेल ली उन्होंने, शर्जील मेमन ने, और उसके बाद वो बेल कंटिन्यू हो गई। मैं ये समझता हूँ कि आप पाकिस्तान की अदालतों के एतबार से, या पाकिस्तान की प्रोसिक्यूशन, अदालत को बीच में नहीं घसीटूँ मैं, प्रोसिक्यूशन के एतबार से आप ये देखिए, खानानी एनकालिया के ऊपर रहमान मलिक साहब मिनिस्टर थे, इंटीरियर मिनिस्टर थे जब ये किस्सा चला, इन्होंने कहा, अखबारी बयान मौजूद हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स ट्रांजैक्ट हुए, सारे कंप्यूटर्स हमारे पास हैं, सारी हार्ड ड्राइव हैं, बड़ों बड़ों के नाम आएंगे। किसी एक का नाम नहीं आया और 2-3 साल में पैसे वैसे खूब दबा कर लिए करप्शन के एतबार से सब लोगों ने, और उसके बाद उनको छोड़ दिया, वो वहां पकड़ा गया। अच्छा, एग्जैक्ट का आप केस देख लीजिए, है ना, एग्जैक्ट का आदमी, यहां सारे कंप्यूटर, सारा एविडेंस, आपके मुल्क के अंदर सारा एविडेंस ये हुआ,
वहां जाकर वो वादा माफ गवाह बनता है, यहाँ पे वो मामला छूट जाता है। मैं आपसे कहता हूं कि इसी हवाले से उजैर बलोच का मामला आप देख लीजिए, अखबार आप उठा के देखिए तो अखबार में इत्तलात है, मैं कोई नई इत्तला थोड़ी दे रहा हूं आपको, कि प्रोसिक्यूशन ने प्रोसिक्यूट ही नहीं किया इस इशू का, उन्होंने कहा जी हमें इतराज नहीं है, लिहाजा उसको बेल मिल गई। अच्छा, अब आप ये बताइए कि हम क्या महसूस करें अगर सिविलियन इस तरह से, सिविलियन हुकूमत इस तरह से काम करेगी। एनआरओ के अंदर एमक्यूएम ने क्लेम किया पीपल्स पार्टी, ये पहले इसी तक रिस्ट्रिक्ट करते हैं, शर्मिला फारूकी को भी ले लें। शर्मिला, आप फरमाइएगा, ये जेआईटी की रिपोर्ट छपी थी अखबारात के अंदर और उसके अंदर ये कहा गया था कि इसको आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हैं, इसके ऊपर 150 बंदे कहते थे लियारी नदी में मार मार के फेंक देता है और बाबा लाडला और इसकी कहानियां बाकी छोड़ दें। आप सारे लीडरों की तस्वीर भी इसके साथ हैं, अब आसानी से छूट जाता है, फौज वाला उन्हें उठा लिया, उन्होंने कहा आर्मी एक्ट में पकड़ते हैं एस्पियोनेज में। इसके पास ईरानियन पासपोर्ट था, वो कहते थे इसके पास वो बलोचिस्तान के अंदर जो कार्रवाई करने वाले लोग हैं उसके कनेक्शन थे, इसके घरों में आते जाते थे। ये कुछ अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा मामला है, कुछ रोशनी डालेंगे आप? जी शुक्रिया नदीम साहब। देखिए, कल रात ये खबर चली कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, आर्मी एक्ट के तहत फ़ौज ने इसको तहवील में ले लिया। कुछ साल कबल ये गायब हो गया, उसके बाद फिर अचानक से, आपको याद होगा, इसी तरह रात के कोई ऐसा ही पहर था, 1-1:30 बजे थे, जब अचानक से कहीं इसको रेंजर्स ने कराची में इसकी गिरफ्तारी दिखाई और उसके बाद ये रेंजर्स की तहवील के अंदर रहा, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई, फला हुआ। पिछले दिनों कहीं किसी टेलीविज़न पे चला कि शायद इसकी किसी एक केस में ज़मानत हुई, इस पर तो कई केसेस हैं, एक केस में शायद इसकी ज़मानत हुई है। अभी आपने जिक्र किया कि जनाब वाला केस था, उसमें बर्रियत हो गई, जिसके नाम से मौजूद है, हाँ बर्रियत हो गई या जमानत हो गई, बहरहाल। हाँ, और भी आप उनके घर की फुटेज है हमारे पास और तस्वीर हैं जिसमें आप हैं, वो फरियाल तालपुर साहिबा हैं, नहीं है। मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं, हालांकि हम सब जो है वो वजाहत कर करके अब थक गए। फॉर्चुनेटली वो ज़ैर बलोच का घर नहीं था, वो लियारी के अंदर एक बड़ा सा एक पिंडाल बना हुआ है, जहां पर अभी जो आप ये तस्वीर दिखा रहे हैं, अभी आपके टीवी पे चल रही है, नीले कपड़ों में जो सानिया नाज है, ये हमारी जनरल सीट पे इलेक्टेड एमपी है वहां से। इसने दावत की थी जिस जमाने में सारे हम इलेक्ट होके आए थे, तो सारे कुछ एमपीएस नॉमिनेटेड बाय ज़ैर बलोच, नॉमिनेटेड बाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारी एमपी है। बल्कि बड़ी अजीब सी बात है कि मेरे साथ ही असेंबली में मेरे साथ ही बराबर वाली कुर्सी पे बैठे थे। नहीं देखें, अब ये तो जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, जहाँ तक पार्टी की इन्फॉर्मेशन है, ये पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्ट हुई है। हाँ, वहाँ अगर ताल्लुक था नहीं था वो तो ये खुद बेहतर बता सकती, मैं नहीं बता सकती। वहाँ पर हम ये तमाम लोग गए थे, ये मतलब MNAs भी थे, सेनेटर्स भी थे, बहुत से लोग थे, फरियाल साहिबा वहाँ पर थी, चीफ मिनिस्टर साहब थे, और ये उस दिन था जिस दिन कायम अली शाह इलेक्ट हुए और उन्होंने गवर्नर हाउस में ओथ लिया एज चीफ मिनिस्टर सिंध। और हम इंसिडेंटली वही दिन आए जिस दिन ये उनके घर गया था जब वो गिरफ्तार हुए, ये पता करने के क्या कहानियां क्या हैं, तो वो तो सीधे नाम लेके कहते थे कि ये फरियाल बीबी भी और शर्जील मेमन भी, ये तो उनकी बीवी के मेरे पास रिकॉर्ड है कैमरे के ऊपर, बेटी का भी, ये तो बार बार हमारे घर आते हैं। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे शर्जील मेमन का तो पता नहीं, वो खुद ही इसके बारे में जवाब दे सकते हैं, नीजियर आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन जहाँ तक फरियाल साहिबा का ताल्लुक है, मैं नहीं समझती कि वो कभी, हाँ वो लियारी ज़रूर गई होंगी, बट आई डोंट थिंक वो कभी उज़ैर बलोच के घर गई हैं। लियारी ज़रूर वो जाती रही हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जाती रही हैं, कभी पुरसा करने, कभी कोई चीज़ पे, कभी किसी। अच्छा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी मैं उनकी फैमिली से मैसेज किया है उनको कि कोई लेटेस्ट अगर उनके पास अपडेट है तो वो मुझे उसके ऊपर दें। मैं हो सकता है अभी आपको प्रोग्राम में अगर उनसे मेरा रब्ता हो गया, अगर वो इधर ही पाकिस्तान में, तो बिल्कुल करें जी, बिल्कुल करें जी। और हम तमाम लोग जो हैं वहाँ पर, देखिए नदीम साहब, मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगी, आई विल जस्ट टेक अ फ्यू सेकंड्स ऑफ योर्स। देखिए नदीम साहब, आप कल अपने घर पे खाना करते हैं, ठीक है, आप मुझे बुलाते हैं और दीगर आरिफ अलवी साहब को, ज़ईम कादरी साहब को बुलाते हैं, हम सब जाते हैं। अगर वहाँ पर कोई ऐसा शख्स मौजूद होता है जो किसी केसेस में वांटेड फलां, इसमें हमारा कसूर नहीं है, हमें उससे लिंक ना करें, हमें उससे ना मिलाएं, वो फिर आपका उसका मसला है। आई थिंक हमारे जो सिटिंग MPAs हैं उनकी ये दावत थी, जहाँ पर जुल्फकार मिर्जा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होम मिनिस्टर थे, जिनके साथ ये जलसों में खड़े हैं, कारों में घूम रहे हैं और जलसों में खड़े हैं हाथ उठा के, नबील गबोल के साथ खड़े। देखिए ना नदीम साहब, आई एम नॉट गोइंग टू, एक होम मिनिस्टर, नदीम साहब, आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई दैट,
फिर आप वो उनसे पूछ सकते हैं जो उनके साथ जलसों में खड़े हैं, वो उसका जवाब वो देंगे ना। मैं तो किसी के बिहाफ पे जवाब मैं अपना दे सकती हूँ, और हाँ मैं शायद एक आध किसी का दे सकती हूँ। मैंने ज़ैन कादरी साहब से पूछ लूं, उससे ज्यादा मैं नहीं दे सकती। आर्मी एक्ट के तहत और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तारी उसकी ऐसे वक्त पे हुई है उज़ैर बलोच की जब सिविलियन अदालत से उसकी बर्रियत हुई थी। तो एक आउटराइट किस्म की आपकी जो गवर्नेंस का इशू है ना, उसकी रिजेक्शन आ जाती है कि आपने सिविलियन साइड से एक्ट नहीं किया तो मिलिट्री साइड ने एक्ट कर लिया। आपको इसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। देखिए, बहुत मेहरबानी नदीम साहब, मैं सिर्फ एक तो रिस्पॉन्ड करूंगा जो आरिफ अलवी साहब ने फरमाया कि कोई मिली भगत थी और प्रोसिक्यूशन की बात थी। अगर आप केस टू केस इन तमाम केसेस पे बात कर लीजिए तो तमाम जगह प्रोसिक्यूशन ने अपना किरदार जिस तरीके से अदा किया और जो आर्गूमेंट्स दी उसमें वही कुछ किया जा सकता था। एक केस जिसमें उसकी बरियत हुई है उस पर भी यकीनन हो सकता है कि वो को बेगुनाही की बात और इनफ एविडेंस ना हो, तो गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव टूल मौजूद नहीं होता। आएंगे इंशाल्लाह कभी आरिफ अलवी साहब भी तो जानेंगे कि वो जुडिशरी के आर्म ट्विस्टिंग कर ले। फिर ज़ैन कादरी साहब, मेरी तो तजवीज़ ये है कि अगर ये बात दुरुस्त है आपकी तो फिर आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए। फौज ने जो उसकी रात गिरफ्तारी डाली आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, उसके खिलाफ आपको फिर एहतजाज करना चाहिए। मैं आ रहा हूँ उस तरफ। मैं बात खत्म कर लूँ तो आपको मेरी बात बिल्कुल समा खराशी नहीं करूँगा ज़्यादा। अर्ज ये है कि जब ये डिसीजन हो जाए, जो जज बैठा होता है वो कानून के मुताबिक फैसला करता है। प्रोसिक्यूशन अगर कुछ ना कहे और जज उसको देख ना पा रहा हो तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इनकॉम्पिटेंसी हो सकती है किसी निज़ाम की, ये नहीं हो सकता कि ओवरलुक हो जाए। जजेस 30-30 साल 25-25 साल की प्रैक्टिस लेके बैठे होते हैं एंड दे आर वेरी कॉम्पिटेंट पीपल। प्रोसिक्यूशन उनको लेकर नहीं चल सकती है कहीं भी। ये मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं आज तक देखा सुना कि प्रोसिक्यूशन को मिलवा के कुछ भी कर लिया जाए। इनका ख्वाब है, तो पता नहीं इनको किधर से आया और कब आया, या फिर इनकी रिक्वायरमेंट। मैं इस केस मैं आ रहा हूँ ना सर, उसका जवाब तो सुन लें। अगर फौज ने ये काम किया है तो वो आर्गूमेंट्स देगी। कानून मौजूद है कि अगर आप आर्मी एक्ट के तहत किसी को गिरफ्तार करते हैं तो वो अनअटेंडेड तो नहीं जा सकता। ही हैज टू बी ब्रॉट डाउन टू द कोर्ट, लाया जाएगा। हमने अभी पास जो हुआ कानून उसमें 24 आवर्स में आपको प्रेजेंट करना है और अपनी आर्गूमेंट्स देनी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। द लीगल कोर्स वुड बी देयर। सो मैं भी एहतजाज कर दूं शुरू तो वुड नॉट बी करेक्ट। जहां तक पीपल्स पार्टी के इनसे ताल्लुक है तो मेरे भाई आपने वो जरा सुनवा दें जहां वो खातून ओथ ले रही हैं उज़ैर बलोच के साथ खड़ी होकर, जो पीपल्स पार्टी की MP थी। इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं कहूंगा। देखें, कराची में एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का जिसमें यह कहा गया था कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो अस्करी विंग है उनको जरा थ्रेश आउट करके उस फैसले से अगर आप बात को शुरू करेंगे तो सिचुएशन और तरीके से आपके सामने आएगी। आप अगर आधे रास्ते से शुरू करेंगे तो यकीनन हम तज़ब्ज़ुब का शिकार रहेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि लॉ विल टेक इट्स कोर्स। आप इसको समाप्त करें, मैं दूसरे टॉपिक पे भी जाऊंगा। द लॉ विल टेक इट्स कोर्स। कुलभूषण के अगले दिन फैसला आया है, क्या ये ईरानियन कनेक्शन है कोई दोनों मामलों में? अब ये वो तो तहक़ीक़ात है, लेकिन बात ये है कि एक बहुत अजीब सी बात आती है जो कह रहे हैं कि जो उसका केस होगा या नहीं होगा। उज़ैर बलोच के खिलाफ वारंट्स थे, उसके खिलाफ जो है पूरी जो है चार्जशीट आप उठा के पढ़ लें जिसमें सैकड़ों लोगों की जो है कत्ल का भी जुर्म है। उसमें 150 बिहारी वॉर का जो है गैंग लीडर पकड़ा होता है। वो सब कुछ होने के बाद जो है फिर वो छूट जाता है। तो ये प्रोसिक्यूशन क्या चीज़ है इस मुल्क में? मैं समझता हूँ कि कभी भी किसी भी करप्ट आदमी को सजा नहीं हो सकती। एक और वजह बताता हूँ। शर्जील मेमन 3-1.5 साल से मुल्क से गायब थे, ठीक है ना। उसकी वजह उन्होंने वही थी कि वो उनके खिलाफ केसेस थे 5, उनकी इतनी नहीं थी कि वो यहाँ पे आते। अचानक आते हैं और वही आदमी जो कि मैं खुद पीपल्स पार्टी के समेत बहुत दोस्ती है लोगों से, मुझे खुद बताते थे उसकी करप्शन की दास्तानें। मैं किसी बाहर के आदमी की बात नहीं कह रहा हूँ। उसको ताज पहनाया जाता है, उसके ऊपर ऐसे किया जाता है जैसे हीरोज वेलकम दिया जाता है। आप मुझे बताइए, और ऐसे बहुत सारे किस्से मैं जानता हूँ अच्छी तरह, खुद भी मैं इसमें इन्वेस्टिगेटिव उसमें रहा हूँ जर्नलिज्म में। तो मैं ये यहाँ से बताता हूँ आपको कि लोगों के घरों से पैसे निकलते हैं, उसके बाद उस मुल्क में जो है कोई कार्रवाई नहीं होती है, वो लीडर बन जाता है। शर्जील मेमन के ऊपर इल्जाम था कि इसके घर से 2 अरब रुपया निकला जुए का। हाँ, वो नहीं, यहाँ मेरा सवाल है, वो उसकी कोई ट्रेजरी में जमा करवाने का कोई सबूत होगा? नहीं, वही तो मैं क्यों नहीं है सबूत? वही तो बात कर रहा हूँ। यहाँ पे पूरा सिस्टम जो है, आप इल्जाम लगा देते हैं। चलिए फर्स्ट की इल्जाम लगाया तो उसकी जो है क्या वजह है कि पहले इल्जाम लग जाते हैं हतमी तौर पे, उसके बाद कहा जाता है कि फिर हमारे पास सबूत भी नहीं है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा जो सिस्टम है वो करप्ट लोगों को प्रोटेक्ट करती है कि फिर आपका सिस्टम करप्ट हो गया, बहुत करप्ट, पूरा सिस्टम करप्ट है और ये जानबूझ के होता है। सर मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। एक तो ये कि जिस तरह से आपके पिछले प्रोग्राम में मैं कराची से था, आखिर में मेरा कनेक्शन नहीं हो सका, उस दिन मुझे ताज्जुब ये हो रहा था कि राना सनाउल्लाह साहब आसिम हुसैन और शर्जील इनाम मेमन और ये हामिद सईद काज़मी को डिफेंड कर रहे थे। तो मुझे इसके अंदर सस्पेशन लग रहा है और यहाँ पर भी इनको खुलकर कहना चाहिए कि भाई हम अगर सही रिलीज किया है तो फिर हम फौज के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे कि फौज ने क्यों पकड़ लिया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हम क्या बेवकूफ है, नाबीना है कौम कि 482 मिलियन का चर्चा करते रहे, बिलियन रुपए कि जी आसिम हुसैन ने 482 बिलियन की चोरी की है और फिर अचानक उसको छोड़ा जाता है। तो आप ड्रामा है क्या, टीवी ड्रामा है जो हमारे ऊपर परपेचुएट किया जाता है। लेकिन वो जो 482 का इल्जाम था, मेरा आरिफ अलवी साहब, मैं कहता हूं एक हो, मैं कहता हूं एक हो या 482 हो, एक जो आखिर में पर्चा डाला था कि इसके वो अस्पताल में अनवांटेड लोगों का इलाज होता है, 482 के सबूत किधर है? नहीं, ये तरीकाकार वाजे नहीं है सर, ये नॉन ट्रांसपेरेंट तरीकाकार है। दूसरी बात ये फरमा रहे हैं वो 482 अरब किधर है? हाँ कहाँ है? उसमें चेयरमैन नैब के ऊपर भी इल्जाम था, आपको मालूम है, आपने रिपोर्ट पढ़ी है? जी हाँ। अच्छा, और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि जब प्रोसिक्यूशन हो तो अगर प्रोसिक्यूशन नहीं प्रोसिक्यूट करेगा तो जजेस जो हैं वो बेवकूफ नहीं है। मैं इनसे कहता हूं कि रेमंड डेविस के मामले में आप याद कीजिए, उसको बंदूक के सिलसिले में प्रोसिक्यूट नहीं किया गया, उसके हथियार के सिलसिले में नहीं किया गया, लिहाजा वो वहां से छूटा। ये बच्ची का आपने देख लिया था वाकया जिसको टॉर्चर किया गया है ना, वो तो जजों ने मिलकर छुड़ा दिया, जजों ने मिलकर छुड़ा दिया क्योंकि वहां पर कोई उस्माना अयान मलिक का क्या हम नाबीना है कि उसको वो $5 लाख जाते हुए नजर नहीं आए क्या? $500,000 एयरपोर्ट से पकड़े गए। कैसे गलत था? पहले तो ये तय कर लेना, इतना है हंगामा, इतना $5 लाख किसने डाले, फिर क्या हुआ उसका, है ना? अच्छा, एयरपोर्ट से $5 लाख निकल आए तो इट्स जस्ट ए स्मॉल मैटर, कोई उसमें मनी लॉन्ड्रिंग नहीं आई, बाद में सारा केस ठप हो गया। तो ये सारे वाकयात बड़े डिप्रेसिंग हैं। या तो जो आपने चार्जेस लगाने वाले हैं वो गलत है, हाँ, या तो तय करें ना। ये मेरे ख्याल में अहमद सईद हाशमी साहब का जो है वो हामिद सईद का 16 साल सजा हुई थी, 16 साल जज एक क्या करें, इनके अकाउंट से फॉरेन एक्सचेंज भी उसके बाद जो है सब कुछ हुआ। और वो मुझे भी याद है कि जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर थे, यानी बेहतरीन ऑफिसर थे जिनको लगाया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उनकी रिपोर्ट जरा पढ़ लें। और उसमें तो आपको जो है सिर्फ उनकी बात नहीं थी, क्या हुआ उनका, ये यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे का भी नाम था ना उसमें। व्हाट हैपेंड टू देम? एक एफेड्रीन का केस था, उसके ऊपर क्या हुआ जिसमें आपके सिटिंग एमएनए जो है, ये एमएनए तो अब नहीं रहे, ये अब्बासी पीएमएलएन के हनीफ अब्बासी तो वो शामिल थे। उसके बाद आपके बड़े बड़े ऑफिसर्स शामिल थे, आपके जो है उस वक्त के वजीर आजम के बेटे का नाम था, या तो कुकड अप चार्जेस थे, कुकड चार्जेस था। ये अगर सही थे तो क्या होंगे? नदीम मलिक साहब, शर्मिला की बात नहीं है, मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, अगर स्विस अदालतों में भी केस जा रहा होगा तो आप प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद। भी ये जो एक बात जो है उसके ऊपर पीपल्स पार्टी को प्रॉपर फोरम के ऊपर करना चाहिए। डॉक्टर आसिम के ऊपर जो जेआईटी ने रिपोर्ट दी हुई थी उसमें 482 या 463 अरब रुपए जितने भी थे, 450 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम था। शर्जील मेमन के ऊपर यह था कि 5 अरब की करप्शन की है, 2 अरब कहते थे इसके घर से निकला है, वो कहाँ है? मैं ज़ाती तौर पर उन चीज़ों के सबूत देखना चाहता हूँ कि वो तफसीलात कहाँ हैं। हामिद सईद काज़मी को आप उस अदालत की रिपोर्ट पढ़ लें तो ऐसे सवालात हैं जिसका जवाब आप भी जानना चाहेंगी, मैं भी जानना चाहता हूँ कि वो पहले जज को क्या नज़र आया था जिसने 16 साल सजा दी, अब इस जज को क्या नज़र आया कि इसने बरियत का हुक्म दिया। नदीम साहब, मैं तो आप यकीन करें कि कुछ अदालती फ़ैसलों पे कहते हैं घबराती हूँ क्योंकि अब यहाँ तो फ़ौरन कंटेम्प्ट लग जाता है, लेकिन फिर भी मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि प्रोटेस्ट और एहतजाज हम शुरू दिन से कर रहे थे। जिस वक्त हज करप्शन केस के ऊपर सुमोटो लिया था इफ्तिखार चौधरी साहब ने, उस वक्त भी हम कह रहे थे। जिस वक्त डॉक्टर आसिम को गिरफ्तार किया था उस वक्त भी हम कह रहे थे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। जो फिगर दिया है इट इज़ सच एन अनरियलिस्टिक फिगर, मुझे तो समझ नहीं आता है कितने उसमें ज़ीरोज़ लगे हुए हैं, पता नहीं कितने अरबों रुपए का वो है। अच्छा, मतलब रियली। अब फिर हमने जेआईटी देखी। अच्छा, उसके अलावा आप देखें कि चौधरी निसार अपनी जो एक वो तवील प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो उनके होती हैं कि इंसान सुन सुन के और देख देख के थक जाता है, उसके अंदर वो कहते रहे कि जी मेरे पास शवायद है, मैं लाऊंगा मंजर आम पे, मैं ये करूंगा। व्हाट स्टॉप्स हिम? क्यों नहीं लाते? अब इन लोगों ने एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किया है। डॉक्टर आसिम को पौने 2 साल बाद जमानत मिली है क्योंकि वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात इतने नहीं बिगाड़ना चाहते कि वो आपस में उनकी वर्किंग रिलेशनशिप ना रहे। नहीं,
नहीं हमारे तो चौधरी निसार साहब से क्या ताल्लुकात होने, और क्या उनके अपने खुद की पार्टी के लोगों से कोई ताल्लुकात नहीं है, और डिफेंस मिनिस्टर उनसे बात नहीं करता। मतलब आपको पता है कोई ढकी छुपी बात नहीं, वो खुद ही कह चुके हैं। बात ये है कि देखें ना, हम यही बात कहते हैं, अभी भी जो 3 लोग उठाए हैं, हम यही कहते हैं भाई आपके पास केस है, ये तो बड़ी ज्यादती है ना, किसी के साथ भी छोड़ दें। अगर पीपल्स पार्टी को, हम तो शोर मचा ही रहे हैं, हम तो एहतजाज कर ही रहे हैं, कहीं भी किसी भी लोगों को, भाई उनके पीछे घर वाले हैं, जो भी हैं, बड़ा से बड़ा गुनाह हो, आप उनको अदालत में पेश करें, एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो करें ना। दुनिया में आपका मजाक बिल्कुल ऐसे नहीं उठाना चाहिए। मैं आपको 100% आपके साथ खड़ा हूँ, ऐसे नहीं उठाना चाहिए। मैं शर्मिला आपके साथ खड़ा हूँ, ऐसा कोई कातिल भी हो 100 बंदों का, उसको भी उठा के गायब नहीं करना चाहिए, अदालत के जरिए सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अदालत से जो बंदे छूटे हैं, अभी तो मेरा टॉपिक वो है, वो छूट कैसे गए? देखिए ना, अब ये मैं क्या मोहतरम जज साहिबान के बारे में मैं बात करूं, जाहिर बात है कि जब एविडेंस सामने आई होगी प्रोसिक्यूशन की जानिब से, अब एक केस में तो डॉक्टर आसिम के रेंजर्स जो है वो कंप्लेनेंट हैं, और आपको याद होगा कि मतलब इट वाज अ टेस्ट केस फॉर देम आल्सो। लेकिन आप देखें कि एक ड्यू प्रोसेस और मतलब उनकी जमानत इतनी आसानी से नहीं हुई है। ही हैड टू गो थ्रू द ग्रिल। उनकी जमानत हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में डिसेंट दिया एक जज ने, फिर वो रेफरी जज के पास गई, फिर हुई, और हम उस वक्त से कहते थे भाई आप चलाएं, मुकदमा चलाएं। और अभी देखें ना, 2.25 साल हो गए, मुकदमा तो चल नहीं रहा ना। आप बेगुनाही में पहले किसी बंदे को इतना मजलूम बना देते हैं कि वो बेचारा अपना पहले ही सजा काट लेता है, मुकदमा तो बाद में चलता है। ये एक बड़ा अलमिया है, और हम तो उस वक्त से नदीम साहब अदालतों के सामने सरनगू हैं जिस वक्त से शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का अदालती कत्ल हुआ, उस वक्त से, और हम आज तक सरनगू हैं। कादरी साहब से कमेंट ले लूं, ब्रेक 30 सेकंड की सजा देके घर भेज दिया, हमने कोई एहतजाज नहीं किया। ज़ईम कादरी साहब, वो एतजाज एहसन साहब जो है, मैं ब्रेक के बाद टॉपिक चेंज करना है तो आपसे पहले वही सवाल पूछ लूं। एतजाज साहब कहते होते हैं कि पाकिस्तान में किसी ताकतवर शख्स को सजा नहीं हो सकती, और नवाज शरीफ को तो वो कहते हैं सजा हो ही नहीं सकती, वो चैलेंज करते होते हैं। आप इसके ऊपर कमेंट करेंगे, फिर ब्रेक लेते हैं। बात बड़ी सिंपल है जी, अगर नवाज शरीफ के खिलाफ कोई केस साबित होगा तो फिर को सजा होगी। अब पीटीआई का एटीट्यूड तो परवेल नहीं कर सकता ना कि उन्होंने जहां इल्जाम लगाया, जहां इल्जाम नहीं हो सकती है, पक्की बात नहीं यार। मैं आपकी बात में नहीं बोला ना हजरत, ज़ईम साहब नहीं, ये गलत कह रहे हैं आप बिल्कुल। जुल्फिकार अली भुट्टो ज्यादा पावरफुल आदमी कौन था? गलत सजा दे दी गई उसको, उसका जुडिशियल मर्डर कर दिया गया ना। कौन कहता नहीं किया गया, सब जानते हैं। उस केस में बनता ही नहीं था, तो अर्जी है कि पीटीआई का एटीट्यूड तो परवेल नहीं करेगा ना जाहिद भाई। He was a sitting prime minister. Yes. अब आप पीटीआई का एटीट्यूड तो परवेल नहीं करेंगे ना कि पीटीआई इल्जाम लगा दे, आप नवाज शरीफ को बाहर निकाल दे। And he was sent home. एक मिनट शर्मिला, मैं जरा बात कर लूं। अर्ज ये है कि ये पीटीआई का एटीट्यूड अदालतों में तो नहीं चलेगा ना, चीजें साबित करनी पड़ेंगी। आपने इल्जाम लगा दिया तो इस्तीफा दे दे। इमरान खान साहब ने सुबह ख्वाब देख लिया कि मियां नवाज शरीफ चले जाए तो वो चले जाए, अपनी तलाशी देते नहीं है, लोगों से तलाशी मांग रहे होते हैं। बात ये हो रही है कि किसी को सजा नहीं मिलती। आप बिलावजह सब बीच में मत बोलने वाली साहब, ये हो रही है कि किसी को सजा नहीं मिलती। आप मुतमईन है कि सजा नहीं मिली आसिम हुसैन को, आप मुतमईन है कि सजा नहीं मिली पाकिस्तान में? मुतमईन है नहीं मिल रही, जिनको जो गलत होगा उसको मिलेगी, जिसके खिलाफ कानून होगा मिलेगी। अपनी बात करें, आपके कहने पे नहीं मिलेगी किसी को सजा, आपके शौक से नहीं मिलेगी। आपके कहने पर शौक है कि किसी को सजा देनी जाएगी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बचेगा। मेरे कहने में बचना चाहिए, उसको मेरे कहने पे भी नहीं बचना चाहिए, लेकिन आपके कहने पे किसी को सजा नहीं होगी मेरे भाई। नहीं, आपके कहने पर बचेगा नहीं, सीधी सादी बात ये है। और आपके कहने पे अदालत के ख्वाहिशात पे तो सजा नहीं मिलनी चाहिए, अदालत से तो कानून के मुताबिक ही सजा होनी चाहिए। नहीं है अलवी साहब, आपने क्या बीच में टाटा शुरू कर देते हैं यार। मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापसी पे हमारे साथ जाहिद हुसैन साहब हैं, तो हम मामला भी ठंडा करते हैं, उतनी देर पानी वानी पीते हैं। तो जाहिद हुसैन साहब ने आज एक आर्टिकल भी लिखा है, वेटिंग फॉर पनामा जजमेंट, तो उसके ऊपर स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक ले लें। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जाहिद हुसैन साहब, आज आप लिखते हैं कि पनामा केस का फैसला कुछ भी हो, सारे शरीफों का बचना मुश्किल है।
प्राइम मिनिस्टर बच भी जाएं, तो ये आपका पैरा है उसके अंदर। देखिए 2-3 चीज़ें तो साफ है ना कि अगर एक आम मतलब मैं कोई यानी एक मेरा लीगल कोई बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ 2-3 चीज़ें बहुत साफ नज़र आती हैं कि जो है जो पूरा जो है केस जो था वो पानामा का वो तो 2 चीज़ों पे हिंज कर रहा था। एक तो ये था कि ऑफशोर कंपनीज और जो प्रॉपर्टी लंदन में है उसकी सोर्स क्या रही थी फाइनेंसिंग की, और जिसको कहते हैं मनी ट्रेल, वो कोई भी इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। और ओनस जो होता है हमेशा उस पे है जिस पे इल्ज़ाम है एक लिहाज से, जिसने कबूल कर लिया। कबूल कर लिया। अच्छा कबूल कर लिया। अच्छा इसमें वो तो नहीं था ना कि वो कंप्लेंट पिटिशन थी कि आप इसके खिलाफ करें। दूसरी बात ये आती है कि ये केस में मतलब इस्टेब्लिश हो गया। अब वो मसला ये आता है कि एक ऑलरेडी जो इतना डैमेज होना था वो हो गया इनको। मतलब अब एक आम आदमी से पूछे तो कहेंगे पानामा का मतलब क्या है, जो पहले कोई स्टिक उस तरह से नहीं हुआ था इन पे उस करप्शन चार्जेस के चार्जेस तो लगते रहते, लेकिन तो आपको क्या लगता है फिर इतना 48 डेज से जजमेंट रिजर्व? देखिए मैं उसको समझ सकता हूँ। देखिए 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे नज़र आती हैं। एक तो ये था कि शॉर्ट जजमेंट नहीं था और नहीं होना भी चाहिए था, क्योंकि जिस किस्म का नौयत थी इस पिटीशन की और केस की, तो उसमें एक सारे जजेस को हमांगी आनी चाहिए थी। उसके बहुत असरात होते हैं और सियासी एक भी है, न सिर्फ लीगल था बल्कि पॉलिटिकल एक उसका भी था। तो 5 जजेस जब आपके इंडिपेंडेंट जजेस होते हैं तो उसके अंदर इतना वक्त लगता है। तो आपको सोचते हैं 14 तक, ये 14 अप्रैल मिड ऑफ अप्रैल का कहते थे आ जाएगा अब आ जाना चाहिए। आरिफ अली साहब। जनाब अली, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि ये इसमें बड़ा स्मोक स्क्रीन उड़ाते रहे। सेक्शन 9(5) और सेक्शन 14 नैप का ये कहता है, और फाइनेंशियल करप्शन के जितने कवानीन अब दुनिया में बन रहे हैं सिंस द स्विस इलिसिट एसेट्स एक्ट 2010 का, ये कवानीन फाइनेंशियल सिचुएशन के अंदर प्रूवन गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, ठीक है ना, ये है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी नहीं फाइनेंशियल क्राइम्स में। बाकी क्राइम्स के अंदर दूसरी कैफियत है। हमारे नैब लॉ में भी यही है, जो नैब लॉ में भी यही है। कानून शहादत के अंदर भी ये कैफियत है कि अगर कोई आदमी अपनी प्रॉपर्टी को कबूले कि मेरी और मैं इस पर काबिज हूं और वो अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा सके, उसकी ट्रेल नहीं दिखा सके, तो लिहाजा सस्पिशन है। इन्होंने चालाकी ये की कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग के एतबार से जो कुछ भी हुआ, इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया सिवाय कतरी लेटर के। आप तो केस की तफसील में चले गए, फैसला कब आएगा? मैं समझता हूं कि फैसला बड़ा क्लियर है। एक तो इंस्टीट्यूशंस के हवाले से कल ही खुल गई और जजेस ने कहा नैब तो कल मर गई थी, ठीक है ना। अच्छा जजेस कन्विंस्ड हैं कि ये जो इंस्टीट्यूशंस है ये प्रोसिक्यूट प्राइम मिनिस्टर को नहीं कर सकते। ये क्लैरिटी कब फैसला आएगा? अच्छा मैं समझता हूं फैसला जल्दी आने वाला है और फैसला बड़ा क्लियर है। ऐसा फैसला जिसके अंदर इनको माफ कर दिया जाए तो वो शजील इनाम वाले, मेमन वाले भी बहुत सारे फैसले हैं, हामिद शर्मिला भी वाला, मगर ये कि जो चीज सदियों याद की जाएगी वो माफ करना नहीं, वो पकड़ना याद किया जाएगा। ये तो आपकी ख्वाहिश हो सकती है, वरना तो माफी तो बहुत, ये तो ख्वाहिश नहीं, वरना माफी तो बहुत सारों की हो गई ना। माफी तो ये 4 केसेस हैं अभी जो आप नाम दे रहे हैं, ये 4 केसेस माफ हो गए, ये 4 दिन भी याद नहीं किए जाएंगे। शर्मिला बीबी से पहले पूछ रहे हैं, ज़हीम साहब हंस रहे हैं, ज़हीम साहब आपकी तरफ बाद में आता हूं। पहले शर्मिला बीबी आप बताइए, पनामा से सबसे ज्यादा एक्टिव रोल पीटीआई के बाद एतजाज एहसन साहब का था, बहुत एक्टिव रहे इस मामले में। आपकी जमात 4 पॉइंट का नारा लगाती थी, ना किया तो सड़कों पे आने वाले हैं, आज तक आप सड़कों पे नहीं आए। अब पनामा का डिसीजन ही आने वाला है, आप क्या करेंगे? देखिए, एक तो जब मामला अदालत में चला गया और उस पर बेंच बैठा हुआ है तो जाहिर बात है कि अब हमें भी उस बेंच के फैसले का इंतजार है और मेरा ख्याल है कि पूरी कौम को इंतजार है, बिकॉज ये मुकदमा सिर्फ पीटीआई बिलावल ने डेडलाइन दी थी, आपको याद होगा कि हम सड़कों पे आएंगे अगर ये बातें ना मानी तो। जी बिल्कुल दी थी। हमने ये भी कहा था कि हमारे 4 मुतालबात हैं, हम आज भी उस मुतालबात के ऊपर जोर दे रहे हैं और हमने यही कहा था पीटीआई से, क्योंकि हमारे पास नेशनल असेंबली में नंबर्स नहीं हैं, सेनेट में हैं, आप हमारा साथ दें। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब ज़्यादातर सोलो फ्लाइट लेते हैं, उसमें उनको भी नुकसान होता है और एक जॉइंट अपोजिशन को भी होता है, बट ही रियली डजंट केयर। खैर एनीवे, बात ये है कि 2 रोज़ कबल बहुत आपकी एंटीसिपेशन क्या है डिसीजन के हवाले से? बेंच के मेंबर भी देखिए, वो जो जज साहब हैं, जो बेंच के मेंबर हैं, उन्होंने तो बड़ी बात की है। उन्होंने कहा है कि जी ऐसा फैसला होगा लोग सदियों तक याद करेंगे। तो अब हम उस फैसले की मुंतज़र हैं। इट कुड बी आइदर वे कि बिल्कुल ही बरी हो जाएं, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। तो जाहिर बात है लोग सदियों तक याद करेंगे, या ऐसा फैसला आए जो प्राइम मिनिस्टर आसिफ सईद खोसा साहब ने ही, अभी आपने गिलानी साहब के केस का हवाला दिया तो जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने उनको कंटेम्प्ट पे डिस्क्वालिफिकेशन की थी, ये ऐसे ही है ना बात? देखिए, बात यह है कि कंटेम्प्ट अपनी जगह, यहाँ पर तो एक ओवरवेलमिंग एविडेंस है।
मिस स्टेटमेंट्स हैं प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली के, मनी ट्रेल जो है वो उसको जाहिर नहीं कर सके, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सके, उसको प्रूव नहीं कर सके। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, उसके ऊपर एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है। ये कोई ऑर्डिनरी केस नहीं है, दिस इज़ अ केस ऑफ अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर एंड हिज फैमिली, और पूरी कौम मुंतज़िर है उस फैसले के। मेरा ख्याल है कि जो वक्त लग रहा है कादी साहब से भी इसका जवाब पूछ रहे हैं, क्योंकि जज साहिबान उस पे डिलिबरेट कर रहे हैं, और एक ऐसा फैसला आने वाला है जो मेरा ख्याल है अल्लाह करे आवाम की तवक्कुआत पे उतरे। सही देखिए, एक दो रोज पहले ही डीजी ISPR का भी एक ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि मेरिट के ऊपर और इंसाफ के ऊपर पूरी कौम की तरफ फौज भी मुंतज़िर है, ये फैसला है। ज़हीम कादरी साहब। हाँ बिल्कुल नहीं, तो एक तो मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि आप बड़ा सीरियस प्रोग्राम करते हैं और बीच में अगर दखल अंदाजी हो तो फिर एक स्कफल हो जाती है जो मैं नहीं समझता कि एक अच्छी बात है। आप जवाब दे दीजिए, कहीं फिर ना स्कफल शुरू हो जाए, आप जवाब दे दीजिए। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एक तो मैं बहुत मशकूर हूँ जाहिद हुसैन साहब का कि इन्होंने फैसला जो फरमा दिया आज कि वो किसी ना किसी को जरूर सजा होगी, और अगर ना हुई तो वो फैसला ही गलत होगा। मैं नहीं समझता कि किस तरह इन्होंने कर दिया। बहरहाल मैंने तो अभी सुना है, नदीम मलिक साहब ने सुना, इस्तेमाल नहीं किया मैंने, आप पढ़ ले उसको। देखिए मैंने कहा सजा नहीं होगी, मैंने पढ़ा है वो नदीम भाई ने जब मैंने जिन लफ्जों में बयान किया मैंने सही बयान किया, उसका यही तर्जुमा बनता है। अच्छा, मैं नहीं समझता कि जाहिद हुसैन साहब जैसे सीनियर आदमी तज्जिया करते वक्त ऐसा कोई तज्जिया दे दें जिसका मतलब ये निकलता हो कि ये फैसला जो है वो उनको लाजिमन उनकी मर्जी का होना चाहिए। इज अ वेरी सीजन माशाल्लाह जर्नलिस्ट एंड इज ओवर एंड अबव ऑल दिस। यहाँ पे कहा गया कि जी लगने का तो कह सकते हैं, कहा गया केस अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज फैमिली. So I would certainly go into dispute over this particular issue that there is no case against the Prime Minister of Pakistan, क्योंकि उनका नाम नहीं था कभी भी पनामा लीक्स में. जहाँ तक मनी ट्रेल की बात है, हमने तो ज्यूरिसडिक्शन को भी चैलेंज नहीं किया भाई, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए. और कहा गया कि ज्यूरिसडिक्शन को तो हमने चैलेंज ही नहीं किया. हम तो चाहते तो कर लेते, हमारा राइट था ना, हमने फोरगो कर दिया. फिर ये कहा गया कि जी जो केस है उसकी मैं डेप्थ में नहीं जाना चाहता. अरे सिर्फ ये नदीम मलिक साहब कि अगर पैसे जर्मनी से जापान और जापान से कतर और कतर से इंग्लिस्तान चले जाएं तो क्या वाकईतन ये किसी का राइट है कि वो पाकिस्तान में पूछे? क्या ये बात साबित हुई कि वो पैसे पाकिस्तान से गए हैं? नो, कहीं भी ये बात साबित नहीं हुई कि वो पैसे मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए या किसी तरीके से पाकिस्तान से गए. तो अगर आप अपना केस खुद ही बनाकर खुद ही फैसला फरमा दें तो मेरे लिए इस पे अचंभे की बात है. मेरा तो बिल्कुल वाज़ेह नुक्ता नजर है जो पिछले कुछ अरसे में मैं वाज़ेह नुक्ता नजर, मेरी लास्ट लाइन है मेरी लास्ट लाइन है कि जो भी कोर्ट फैसला करेगा हम पाबंद हैं उसके लेटर इन स्पिरिट में. हम उस पर जो हुक्म होगा उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, उसके लिए हाजिर भी हैं. लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जी फैसला तो 100% हमारे ही हक में आ रहा है और हम पीटीआई तो बादशाहों की जमात है ना जी कि जो कह दिया वो हो जाए रात को. तो इस तरह होता नहीं है. कानून विल टेक इट कोर्स. कानून हमारा भी वही है, बाकी लोगों के लिए भी वही है. और ये कह देना कि यार अब बड़े आदमी को सजा नहीं होती, मैं नहीं समझता. अगर केस नहीं बनता तो अदालत क्यों सजा देगी किसी को और क्यों सजा दे किसी को? जाहिद साहब, मेरा ये कंसर्न. जाहिद साहब, आपने इसमें लिखा है जो पिछले कुछ अरसे में सियासी लताइफ, कादरी साहब मौका दे दीजिए, जाहिद साहब से पूछ लूं. पिछले कुछ अरसे में जो सियासी लताइफ पाकिस्तान में आए ना, जैसे पीटीआई ने वो टीचर वाला एक लतीफा छोड़ा था, इसी में कतरी लेटर भी एक लतीफा है. आपने इसके अंदर लिखा है, आप ही का लफ्ज है ड्यूबियस कतरी लेटर, यही लिखा है आपने. मतलब वो तो प्रूफ है, ड्यूबियस तो है, क्योंकि जब आप ये खत आता है कोई जिसमें ये लिखा होता है, और ख़ुद मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जो कमेंट हैं उसकी तायीद करते हैं, जहाँ पर ये आता है कि मैंने सुना था मेरे वालिद से के ताल्लुकात थे, इनकी बिजनेस थी, शायद मैंने सुना है कि ये पैसे भी इतने मिले थे. तो दुनिया भर में सब जहाँ भी आप किसी भी से पूछें जो है वो आपको यही कहेगा कि ये डूबियस है, क्योंकि उसकी जो है उसकी जो जिसको कहते हैं कि वो कंफर्म नहीं होती है कोई चीज़, तो डूबियस ही कहलाती है ना. अगर फ़र्ज़ कीजिए किसी के जो है अगर डॉक्यूमेंट जो है वो पूरी तरह जो है उसकी अक्कासी नहीं करते हैं तो उसका लफ्ज़ इस्तेमाल होता है डूबियस, यानी उसकी जो है
असलियत आप है इसको एस्टैब्लिश कर रहे हैं प्रोग्राम के अंदर कि अदालत ने उसको डुबियस ही कहना है। नहीं, डुबियस तो है, मतलब सबको मेरी राय हो सकती है। अदालत ने तो इनको ये कहा कि यार तुम ये बता दो, अपनी स्टोरियां तो ठीक करके ले आओ, और फिर ये कहना कि हमने चैलेंज नहीं किया जुरिसडिक्शन। हर वकील ने आकर ये कहा कि इस अदालत ये फैसला नहीं कर सकती। अच्छा, सबसे बिल्कुल नहीं कहा, जजमेंट थी, एक ऑब्जर्वेशन थी, जजमेंट नहीं ऑब्जर्वेशन थी कि बाप से पूछे तो कहते हैं बेटे से, बेटे से पूछे तो कहते हैं दादा से पूछो। देखिए है ना। हाँ, अच्छा, मेरे पास प्रोग्राम का कादी साहब वक्त खत्म हो गया। मैं आप सबका गुजार हूँ। ज़हीम कादरी साहब, शर्मिला फारूकी साहब, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब और जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ हैं। आज के लिए इतना ही इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।